आज का टॉपिक रहेगा नीति आयोग का। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में, क्योंकि देश की हमारी सरकार ने उस समय पर निर्णय लिया था कि देश का विकास योजनागत मॉडल के आधार पर हो सकता है और इसके लिए पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने की जिम्मेदारी योजना आयोग को दी गई और योजना आयोग का गठन मार्च 1950 में एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया। ध्यान रखना है कि योजना आयोग को भी हम गैर संवैधानिक संस्था बोलते थे क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं था। योजना आयोग ने काम किया 2014 तक, यानी इसने कुल देश में 12 पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई तब इसने योजना आयोग को समाप्त करने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि एक तो योजना आयोग की जगह पर जो नीति आयोग का गठन हुआ है वो क्यों हुआ है, क्या परिवर्तन है उसमें, यानी कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें योजना आयोग नहीं करता था उन्हें नीति आयोग करता है, नीति आयोग के रोल क्या है, उद्देश्य क्या है, इन सारे पहलुओं को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में ही निर्णय ले लिया था सत्ता में आने के बाद कि वो योजना आयोग को समाप्त करके और उसके स्थान पर एक नई संस्था का गठन करेगी। इसी आधार पर 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा ही योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। तो इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे ये कुछ पॉइंट दिखा रहा हूँ और स्क्रीन पे ये पॉइंट चलते रहेंगे, तो चाहो तो नोट कर लेना, चाहो तो बाद में वीडियो देख करके नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ थोड़ा इसका। ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे कि नीति आयोग क्या है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया। ये इसका जो कार्य है वो रणनीतिक और दीर्घकालिक योजना निर्माण में सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करना है। थिंक टैंक का मतलब है कि सरकार को हर तरीके की रणनीतिक, दीर्घकालिक हर तरीके की सलाह देना और उसके लिए जो भी संभव ज्ञान है उस फील्ड का, स्टेट ऑफ द आर्ट नॉलेज है, उसको उपलब्ध कराना सरकार को। ये नीति आयोग का काम था, थिंक टैंक की तरह काम करना। अब बात आती है कि नीति आयोग क्यों गठित किया गया। योजना आयोग भी पहले लगभग इन कामों को करता था, तो फिर नीति आयोग क्यों गठित किया गया। तो इसमें हमें 2-3 चीजों को समझना पड़ेगा। एक तो समझना पड़ेगा कि नीति निर्माण का एक तो अप डाउन सिद्धांत और एक बॉटम अप सिद्धांत। अप डाउन सिद्धांत का मतलब है कि योजना ऊपर से बनती थी और नीचे जाती थी, यानी कि केंद्रीय स्तर पर योजनाओं का निर्माण होना और उसको गांव स्तर तक पहुंचाना, ये सिद्धांत कहलाता है अप डाउन सिद्धांत। और बॉटम अप सिद्धांत कहलाता है कि योजनाएं नीचे बने, नीचे से आकर के ऊपर तक वो चले, उसको कहते हैं बॉटम अप सिद्धांत। तो संक्षेप में हम ऐसे कह सकते हैं कि योजना आयोग जो काम करता था वो अप डाउन सिद्धांत पर आधारित था और अब ये नीति आयोग जो है वो बॉटम अप सिद्धांत पर आधारित है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, योजना आयोग में नीतियों का जो प्रवाह था, फ्लो ऑफ पॉलिसी था, वो केंद्र से राज्य की तरफ था, यानी केंद्र में योजनाएं बनती थी और राज्यों को बोल दिया जाता था, एक तरह से ऐसे कहो कि राज्यों के ऊपर वो थोप दी जाती थी, जिसे अब नीति आयोग में बदल करके अब एक टीम इंडिया के रूप में, वास्तविक भागीदारी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। यानी अब केंद्र और राज्य मिलकर के योजनाएं बनाएंगे। अभी जब हम नीति आयोग की संरचना देखेंगे तो इसमें ये बात हमारी समझ में आएगी। तीसरी बात जो पॉइंट है सहयोगात्मक संघवाद की है, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की है। सहयोगात्मक संघवाद का मतलब है कि राज्य और केंद्र एक दूसरे का सहयोग करके, यानी टकराव करके नहीं, सहयोग करके एक साथ योजनाएं बनाएं, उन्हें लागू करें, जिससे कि देश का विकास संभव हो सके। तो नीति आयोग क्यों, इसके लिए 3 बिंदु यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। एक तो योजनाओं का फ्लो, यानी कि योजना आयोग के समय पर योजनाएं केंद्र से राज्य की तरफ प्रवाहित होती थी, अब उस तरीके को बदल दिया गया है, एक पॉइंट।
दूसरा पॉइंट, योजना आयोग के समय नीति निर्माण का जो सिद्धांत था वो अप डाउन सिद्धांत अपनाया जाता था, मैंने समझाया आपको। और अब नीति आयोग जो कौन से सिद्धांत को अपनाता है, बॉटम अप सिद्धांत को अपनाता है। और तीसरा पॉइंट कि सहयोगात्मक संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि राज्य और केंद्र मिलकर के टीम इंडिया की तरह काम करें तभी देश का विकास हो सकता है। तो एक बिंदु है ये। और फिर सहयोगात्मक संघवाद क्या है, जो मैंने अभी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि केंद्र और राज्य जो संयुक्त रूप से देश के विकास पर ध्यान दें, देश के लिए योजनाएं बनाएं और एक साथ उन्हें लागू करें, इसको हम कहते हैं सहयोगात्मक संघवाद। दूसरा इसमें पॉइंट है कि योजना आयोग के समय पर एक सिद्धांत चलता था फिट फॉर ऑल साइज। फिट फॉर ऑल साइज का मतलब होता है कि एक योजना सभी राज्यों के लिए उपयुक्त है, यानी कि जो योजना उत्तर प्रदेश का विकास कर सकती है ये माना जाता था, वही योजना तमिलनाडु का भी विकास कर सकती है, वही पश्चिम बंगाल का विकास कर सकती है, वही केरल का विकास कर सकती है, ऐसा माना जाता था योजना आयोग के समय में। यानी कि फिट फॉर ऑल साइज यानी एक योजना सभी राज्यों के लिए उपयुक्त है। लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली, विश्व राजनीति बदली, देश की राजनीति भी बदली, इन सब चीजों को देखते हुए महसूस किया गया कि हर राज्य के लिए अलग योजनाओं की जरूरत है, फिट फॉर ऑल साइज का सिद्धांत अब नहीं चलेगा। तो इस पॉलिसी को त्याग दिया गया और अब राज्यों के लिए आवश्यकता आधारित योजनाओं का निर्माण किया जाने लगा। तो ये सब मिला करके इसको हम कहते हैं सहयोगात्मक संघवाद। अब अगला पॉइंट आता है कि नीति आयोग की गतिविधियां क्या है, यानी नीति आयोग क्या क्या गतिविधियां संचालित करता है। तो मुख्य रूप से 4 गतिविधियां हैं इसकी नीति आयोग की, यानी कि नीति आयोग जो है 4 तरह के काम करता है। एक तो नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है, यानी देश के हर राज्य के लिए उपयुक्त नीति निर्माण और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करता है। दूसरा, जैसा अभी डिस्कस हुआ था कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। तीसरा महत्वपूर्ण इसकी गतिविधि है अनुवीक्षण और मूल्यांकन, यानी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन, यानी कि योजनाएं चल रही हैं उनकी मॉनिटरिंग करना, देखरेख करना कि वो सही तरीके से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, और फिर उनका इवैल्यूएशन करना कि उनसे जो वांछित परिणाम है वो प्राप्त हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। और चौथा इसका काम जो है, गतिविधि है, वो थिंक टैंक के रूप में और एक नॉलेज हब और इनोवेशन हब के रूप में। हब कहते हैं एक मतलब एक पहले पूरा एक संचित ज्ञान एक जगह पर होता है, उसको हम हब कहते हैं, ठीक है। तो सभी योजनाओं के लिए, सभी कार्यक्रमों के लिए, मैंने जैसे शुरू में बताया था, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जानकारी, उन सबको संचित करना, इकट्ठा करना और नवोन्वेष यानी कि इनोवेशन, नई नई चीजें इजाद करना कि कैसे हम योजनाओं को लागू कर सकते हैं, कैसे योजनाएं बना सकते हैं, कैसे अधिकाधिक लोगों का भला कर सकते हैं, इन सब चीजों के लिए थिंक टैंक और नॉलेज हब की तौर पर काम करना, ये 4 बिंदु हैं। तो ऐसे कहें नीति आयोग की गतिविधियां क्या है, तो मुख्य रूप से 4 गतिविधियां। पहला पॉइंट बताया नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा, दूसरा बिंदु है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, तीसरा बिंदु है अन्वीक्षण और मूल्यांकन को बढ़ावा देना, और चौथा है थिंक टैंक और ज्ञान एवं नवोन्वेष के हब के रूप में काम करना। तो ये गतिविधियां हो गई। अब बात आती है कि इसकी भूमिका क्या है नीति आयोग की। इन गतिविधियों को चलाने के बाद ये नीति आयोग की भूमिका क्या है, रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ नीति आयोग। तो मुख्य रूप से देखेंगे इसके रोल को, तो ये 3 रोल हैं इसके। एक तो वही केंद्र राज्यों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना और जानकारी बांटना राज्यों को, केंद्र को जिस स्तर पर जरूरत है, यानी कि कोई भी रणनीतिक जो ज्ञान है, रणनीतिक जानकारी है, वो सरकार के जिस स्तर पर जरूरत है उस स्तर पर उस जानकारी को उपलब्ध कराना, किसी भी योजना के बारे में, किसी भी कार्यक्रम के बारे में, ठीक। और तीसरा रोल इसका वही मॉनिटरिंग का और इवैल्यूएशन का, और साथ साथ जो मॉनिटरिंग के समय जो कमियां निकल के आती है योजना को लागू करने में, वहां पर उन कमियों को दूर करना, और जितने भी हितधारक हैं, हितधारक यानी किसी योजना से लाभान्वित होने वाले जितने भी पक्ष हैं, उन सारे पक्षों को एक साथ लाना। तो 3 चीजें देखेंगे हम यहाँ पे, यानी गतिविधि 4 थी इसकी मुख्य रूप से। भूमिका देखेंगे तो 3 तरह की भूमिका निभाता है ये। एक तो केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देता है, दूसरा केंद्र और राज्य में शासन के हर स्तर पर किसी भी योजना के क्रियान्वयन में जिस किसी भी प्रकार की रणनीतिक जानकारी की जरूरत होती है, टेक्निकल जानकारी की, स्ट्रेटेजिक जानकारी की, जिस तरीके की जरूरत होती है, वो विशेषज्ञता उपलब्ध कराता है। और सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग करता है, देखरेख करता है। अगर मॉनिटरिंग के स्तर पर कोई कमी नजर आती है तो तुरंत उस गैप की
लब करता है गैप को, यानी कि कमियों को दूर करता है। और सारे हितधारक का मतलब है कि उस योजना से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, चाहे राज्य है, केंद्र है, पंचायतें हैं, ग्रामीण लोग हैं, शहरी लोग हैं, सब सारे हितधारकों को यानी कि सारे स्टेक होल्डर्स को एक मंच पर लाता है, एक साथ लाता है, जिससे कि उनके सामूहिक प्रयास के द्वारा हम देश के विकास को बढ़ा सकें, देश को विकसित कर सकें। बिल्कुल यहाँ पे सामूहिक जो तरीका है, टीम इंडिया का तरीका है, आप खेल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं कि जैसे बोलते हैं ना टीम इंडिया, यानी कि बॉलर भी अपना अच्छा योगदान दें, फील्डर भी अपना योगदान दें, बैट्समैन, कीपर, सभी लोग अपना बेहतर योगदान देंगे तो टीम जो है आगे जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही नीति आयोग का काम है कि भारत के मतलब केंद्र और राज्य सभी मिलकर के टीम इंडिया की तरह काम करें, तो अपने इस रोल को ये पूरा करता है। अब बात आती है कि इसके उद्देश्य क्या है, ये चाहता क्या है, नीति आयोग क्या चाहता है। तो ये असल में संक्षेप में तो एक लाइन में हम यही बोल देते हैं कि देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाना चाहता है। ठीक है, इसके लिए अलग अलग बिंदुओं को अगर हम डिस्कस करें तो अलग अलग बिंदुओं में बात आएगी कि एक तो राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताएं तय करना, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, यानी कि देश के सामने प्राथमिकता के आधार पर कौन कौन सी विकास योजनाएं हैं, कौन से क्षेत्र हैं, उनके लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना है। यानी कि केंद्र भी चाहे कि हाँ और राज्य भी चाहे कि हाँ ये किया जाना जरूरी है प्राथमिकता के आधार पर, एक पॉइंट। दूसरा, ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना। अभी ग्रामीण स्तर पर हमारे पे कोई तंत्र नहीं है, सिस्टम नहीं है इसका योजना विकसित करने का। पंचायतें बेशक हमने गठित कर दी है, लंबा समय हो गया है, लेकिन अभी भी हमारी पंचायतें उतनी ट्रेंड नहीं है, उतनी क्वालिफाइड नहीं है कि वो अपने स्तर पर बेहतर योजनाएं प्रस्तुत कर सकें। तो उसके लिए तंत्र विकसित करना, एक तरीका विकसित करना, और उन तरीकों के साथ उच्च स्तर पर जुड़ करके और मतलब एक इस तरह देश को आगे ले जाना कि हर पक्ष अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करे। तो दो विशेषताएं ये हैं। अगली इसकी विशेषता है कि हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन वर्गों का जो विकास कम से कम हो पाया है, जिन्हें लाभ कम मिल पाया है, उन वर्गों को पहले सामने लाना, उन वर्गों की पहचान करना और उनको उनके साथ जो जोखिम है जिनकी वजह से उनका विकास कम हो पाया है, उन वर्गों को आगे लाना। अगला पॉइंट है कि इन विकास कार्यक्रमों और रूपरेखाओं को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी विशेषज्ञ हैं उन सबसे वार्ता करना, उन सबसे उन पर फीडबैक लेना, उन सबसे उन योजनाओं के निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करना, ये इसका एक और उद्देश्य है। अगले उद्देश्यों में देखेंगे तो कि विकास के कार्यक्रम का जो हमारा एजेंडा है उसमें तेजी लाने के लिए जो जो किया जाना संभव है उस सारी चीजों को करना, और जो विवाद के बिंदु हैं किसी भी स्तर पर उन विवाद के बिंदुओं को सुलझाना और उनके लिए एक मंच प्रदान करना, और क्रियान्वयन के लिए इन सारी जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, नीतियां हैं, इनके क्रियान्वयन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी यानी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी विकसित करना, उसका क्षमता निर्माण करना और उसका उन्नयन करना, यानी कि उसको ऊंचे स्तर पर ले जाना, ये इसके उद्देश्य हैं और ये इसकी विशेषताएं हैं योजना आयोग की। तो अभी तक हमने देखा कि योजना आयोग क्या है, योजना आयोग क्यों बनाया गया है, योजना आयोग के रोल क्या क्या हैं, योजना आयोग की गतिविधियां क्या क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये सारी चीजें देखी। अब हम देखेंगे कि नीति आयोग की संरचना क्या है, यानी कि इसका सेटअप क्या है, इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो नीति आयोग का एक अध्यक्ष होता है जो पदेन प्रधानमंत्री होता है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उसका एक उपाध्यक्ष होता है पूर्णकालिक, फुल टाइम, यानी कि वही ज्यादातर कामों को देखता है, रोजमर्रा के कामों को, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास और भी कार्य होते हैं। तो प्रधानमंत्री को तो विशेष अवसरों पर मीटिंग में बुलाया जाता है, वरना तो नीति आयोग की सारी कार्रवाइयां, गतिविधियां सबको देखने का काम इसके फुल टाइम उपाध्यक्ष का होता है। इस समय डॉक्टर राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं।
फिर इसकी एक गवर्निंग काउंसिल होती है, शासी परिषद होती है, गवर्निंग काउंसिल कहते हैं इसको। इस गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री होते हैं उनके मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर इस गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। फिर क्षेत्रीय परिषद होती है। क्षेत्रीय परिषद विशेष अवसर पर गठित होती है जब कोई 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में कोई इशू पैदा हो गया है, कोई मुद्दा पैदा हो गया है विवाद का, तो उन विवाद को सुलझाने के लिए उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मिलाकर के एक क्षेत्रीय परिषद गठित कर दी जाती है। हर समय नहीं मौजूद होती, लेकिन शासी परिषद जो है, गवर्निंग काउंसिल जो है, वो हर समय मौजूद होती है। इसके अलावा फिर 3 फुल टाइम मेंबर होते हैं इसके, जो प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 4 पदेन सदस्य होते हैं। पदेन का मतलब एक्स ऑफिशियो यानी पद पर रहते हुए। तो 4 वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री जो होते हैं, सेंटर के कैबिनेट मंत्री, वो प्रधानमंत्री के द्वारा इसमें मनोनीत होते हैं। और 4 विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, वो भी केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री होते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि 8 केंद्रीय मंत्री इसमें सदस्य के तौर पर रहते हैं। 4 तो पदेन सदस्य होते हैं और 4 जो होते हैं वो विशेष आमंत्रित होते हैं। जरूरत के हिसाब से ये बदलते रहते हैं। फिर एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है इसका, और सचिव आवश्यकता के हिसाब से होते हैं। सेक्रेटरी, जितने सेक्रेटरीज की जरूरत होगी, ये सब आईएएस होते हैं। इस तरह से ये इसका सेटअप है, ऑर्गेनाइजेशन है इसका। तो इस तरह से नीति आयोग के बारे में ये सारी बातें हैं। अब नीति आयोग के साथ एक बिंदु और यहाँ पे आखिरी बिंदु डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद जो योजना आयोग के समय में ही बनी थी, अगर आपने पढ़ा होगा, जानकारी होगी, तो 1952 में एक राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन भी मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया था, जो योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं को अंतिम स्वरूप प्रदान करती थी, अंतिम रूप देती थी। इसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल इसमें शामिल होते थे। तो उसका क्या हुआ, यानी कि योजना आयोग की जगह पर तो नीति आयोग बन गया। तो फिर अब एक प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद जिसका गठन 1952 में हुआ था, उसका क्या हुआ। तो उसके बारे में जो बात है बस इतनी सी है कि मतलब 2012 से इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई है और इसे समाप्त करने के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आया है। तो इसलिए ऐसे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद मौजूद तो है लेकिन फंक्शनल नहीं है, और ऐसे कहें कि समाप्त हो गई है तो समाप्त होने का कोई विधिवत आदेश इसके बारे में नहीं है। अब एक आखिरी बिंदु जो बचता है वो नीति आयोग की विशेष शाखाओं का बचता है। लास्ट में इसकी स्पेशल विंग है, 3 स्पेशल विंग है इसकी। एक रिसर्च विंग कहलाती है, शोध शाखा, एक कंसल्टेंसी विंग कहलाती है, परामर्श शाखा, और एक टीम इंडिया विंग कहलाती है, टीम इंडिया शाखा। यानी ये शाखाएं तीनों नाम से ही पता लग रहा है। रिसर्च विंग तो नई नई रिसर्च को बढ़ावा देती है हर फील्ड में। परामर्श शाखा यानी कि योजनाओं और कार्यक्रमों के लागू किए जाने में परामर्श देती है, सहायता देती है, सुझाव देती है, उनको लागू कराने के तरीके बताती है। और टीम इंडिया शाखा वही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को यानी सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देती है। और ये जो टीम इंडिया शाखा है ये काफी महत्वपूर्ण है, देखेंगे तो आप इसमें कि इसमें सभी राज्यों और सभी मंत्रालयों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि शामिल होते हैं, यानी सारे राज्यों के और सारे मंत्रालयों के। और यह एक प्लेटफॉर्म है जिस पर एक साथ सभी स्टेक होल्डर्स, सभी हितधारक आकर के मिलते हैं, और यही सुनिश्चित करता है कि सभी राज्य और मंत्रालयों की नीति आयोग में प्रभावी भूमिका हो। तो यहाँ पर एक बिंदु जो डिस्कस करना चाहूंगा मैं कि योजना आयोग पर जो आरोप लगते थे उन आरोपों को यहाँ पर 3 बिंदुओं से दूर करने की कोशिश की गई है। कि योजना आयोग पर एक तो आरोप लगता था कि ये गैर संवैधानिक संस्था होते हुए भी इतना महत्वपूर्ण हो गई है कि इसे सुपर कैबिनेट तक का दर्जा दिया गया था, और ऐसे माना जाता था कि मंत्रिमंडल से भी ऊपर योजना आयोग है और योजना आयोग जो कह देगा वही काम होगा। एक तो आरोप इस पर यह लगता था कि गैर लोकतांत्रिक होते हुए, गैर संवैधानिक होते हुए कोई संस्था इतनी मजबूत हो गई कि वो लोकतांत्रिक और चुनी हुई संस्थाओं के ऊपर मतलब काम करने लगी, एक आरोप। दूसरा आरोप था कि उसमें राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं होता था योजना आयोग में, राज्यों की नहीं सुनी जाती थी, सिर्फ केंद्र में बैठ करके योजनाएं बना दी जाती थी और उन योजनाओं को राज्यों को भेज दिया जाता था, चाहे राज्यों को उनकी जरूरत है चाहे नहीं है, राज्यों को वो योजना लागू करनी पड़ती थी। तो इस तरह से ये 2 प्रमुख आरोप थे। ये दोनों प्रमुख आरोप नीति आयोग में दूर करने की कोशिश की गई है। तो एक तो गवर्निंग काउंसिल बनाई गई है
और एक ये टीम इंडिया शाखा बनाई गई है, जिसमें राज्यों और सभी मंत्रालयों के प्रतिनिधि एक साथ मौजूद होते हैं और ये एक साथ बैठ करके सभी योजनाओं पर डिस्कस करते हैं आवश्यकता के अनुसार। जो मैंने बताया था, फिट फॉर ऑल साइज का सिद्धांत त्याग दिया गया है, यानी सभी राज्यों के लिए एक जैसी योजनाएं ना बना करके राज्यों की अलग अलग आवश्यकता के हिसाब से योजनाएं बनाई जाती हैं। तो इसके लिए फिट फॉर ऑल साइज के सिद्धांत को त्यागने में ये टीम इंडिया शाखा और जो गवर्निंग काउंसिल है, ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरह से ये पूरा मैंने योजना आयोग के बारे में बताया। अब ये जो बिंदु हैं, इन पर अगर आपको कुछ पूछना है तो हाथ खड़े करिए। सर। हाँ, पहले विवेक पूछ रहा है, कुछ विवेक पूछो। सर मैं ये कह रहा था कि फिट फॉर ऑल साइज को त्यागने की जो वो की गई है, इसको मतलब क्यों ऐसा क्यों मतलब सर देखो इसको ऐसे, त्याग दिया? हाँ, फिट फॉर ऑल साइज शब्द तो समझ में आ रहा होगा। यस सर। हाँ, यानी कि केंद्र में एक योजना बनाई और ये मान लिया कि सभी राज्यों के लिए उपयुक्त है, इसको कहेंगे फिट फॉर ऑल साइज। ठीक, अब इसको त्याग दिया गया, यानी ऐसे मान लिया गया कि भाई तमिलनाडु की आवश्यकताएं अलग हैं, उत्तर प्रदेश की आवश्यकताएं अलग हैं, गुजरात की आवश्यकताएं अलग हैं, तो गुजरात की आवश्यकता के हिसाब से गुजरात की योजना बनाए, तमिलनाडु की आवश्यकता के हिसाब से तमिलनाडु की योजना बनाए, उत्तर प्रदेश की आवश्यकता के हिसाब से उत्तर प्रदेश की योजना बनाए। तो इसको कहेंगे फिट फॉर ऑल साइज को त्याग दिया गया है। ठीक है। लेकिन सर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केंद्र के द्वारा वो सारी चीजें जो रूल और जो भी चीजें बनाई जाती हैं वो एक जैसी सबके लिए होगी पड़ती है। नहीं, अगर अगर एक जैसी योजना से सबको लाभ हो रहा है तब तो बनाई जाएगी। देखो, फिट फॉर ऑल साइज का मतलब बस इतना है, हो सकता है कि फिट बैठ कोई योजना, कोई किसी मुद्दे पर कोई मुद्दा ऐसा हो, कोई योजना ऐसी हो सारे राज्यों के लिए एक हो, एक जैसी हो, मतलब थोपी ना जाए किसी के ऊपर सर। हम्म, मतलब सर थोपी ना जाए किसी राज्य के ऊपर हाँ, एक। बस मुख्य बात है थोपी ना जाए। योजना आयोग पर सबसे बड़ा आरोप यही लगता था कि उसको योजनाएं, वो जो योजनाएं थोपता था राज्यों के ऊपर। यानी संक्षेप में अगर आप ऐसे कहेंगे ना कि योजना आयोग में नीति आयोग में क्या अंतर आ गया, तो इन दो तीन बिंदुओं से हम डिस्कस कर सकते हैं। फिट फॉर ऑल साइज से डिस्कस कर सकते हैं और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि सहयोगात्मक संघवाद से डिस्कस कर सकते हैं। फिर ये जो गवर्निंग काउंसिल और टीम इंडिया विंग है, इनसे डिस्कस कर सकते हैं। सारे आरोप इन तीन चार बिंदुओं से दूर हो सकते हैं। ठीक है। हाँ, सवाल तुम कुछ पूछ रहे थे, हाथ खड़े कर रहे थे तुम। निमिषा तुम पूछो। जी सर। हाँ, सर मुझे ये पूछना था कि आपने बताया कि जो सचिव होता है सेक्रेटरी नीति आयोग का, वो आईएएस होता है, तो सर ऐसा मतलब कुछ फिक्स है कि जो आईएएस होगा वही सेक्रेटरी बनेगा, और कहाँ का आईएएस, मतलब कोई भी बना सकते हैं? नहीं, आईएएस जो होते हैं राज्यों के होते हैं, पहले ये ध्यान रखो। हाँ आईएएस को जो कैडर मिलते हैं वो राज्यों के कैडर मिलते हैं, केंद्र का हाँ। कोई कैडर नहीं होता। केंद्र के लिए आईएएस नियुक्त नहीं होते, लेकिन केंद्र राज्यों से उधार लेता है आईएएस कुछ समय के लिए, जिसे प्रोबेशनरी पीरियड कहते हैं, अगर आप जानते होंगे तो। यानी कि केंद्र को जितने आईएएस की जरूरत होती है उतने आईएएस विभिन्न राज्यों से उधार लेता है। ठीक है। तो ऐसे हो, राज्यों के कुछ आईएएस अफसर समय समय पर केंद्र में अपनी सेवाएं देने जाते रहते हैं और बाद में केंद्र से लौट करके राज्यों को आ जाते हैं। उन्हीं उन्हीं जी सर। सेक्रेटरी होते हैं जरूरत के हिसाब से। ठीक है सर। तुम बोलो यशपाल। जी सर। सर इसमें एक वर्ड था थिंक टैंक, उसका मीन्स क्या होता है? थिंक टैंक, देखो शब्द समझो। थिंक टैंक का मतलब है कि सोच विचार का एक मतलब सामूहिक रूप। थिंक टैंक यानी कि परेशानियों, मुश्किलों सबके बारे में सोचना, विचार करना और उनका समाधान निकालना, ऐसी बॉडी थिंक टैंक कहलाती है। थिंक मतलब सोचना, वही सोचने वाली बॉडी। कोई भी देश के सामने समस्या है योजनाओं को लागू करने में, तो उन समस्याओं के बारे में सोचने वाली बॉडी थिंक टैंक कहलाएगी। तो योजना आयोग थिंक टैंक का काम करता है। योजना आयोग हर समस्या का समाधान निकालता है। ऐसे को केंद्र और राज्यों के सामने योजनाओं को बनाने में और लागू करने में जिस भी स्तर पर जिस भी तरह की कोई परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए
तरीके निकालने का काम योजना इसका नीति आयोग का है, इसलिए हम इसको थिंक टैंक कहते हैं। यहाँ पर बेहतर तरीके के विचार विकसित किए जाते हैं, उन विचारों से केंद्र और राज्यों को अवगत कराया जाता है, जिससे केंद्र और राज्य शासन के हर स्तर पर लाभान्वित हो सके। हाँ सर, योजना आयोग का जो आरोप बताया था आपने जो है कि इसकी यानी कि जो मंत्रिमंडल है मतलब उससे भी सुपर है जो, तो क्या ये भी आरोप थे कि इसके ऊपर जो किचन कैबिनेट होती है उससे भी सुपर है ये? नहीं, किचन कैबिनेट तो अलग शब्द हो गया, उसको यहाँ पे बस शामिल करो, वो तो एक डिफरेंट शब्द हो गया। बस ऐसे कहो, देखो योजना आयोग पर क्या क्या आरोप थे। एक तो मैंने बताया कि योजना आयोग खुद में कोई लोकतांत्रिक संस्था नहीं थी, खुद संवैधानिक संस्था नहीं थी, फिर भी इसके जो कार्य थे वो इतने महत्वपूर्ण थे कि वो मंत्रिमंडल से भी ऊपर चले जाते थे। तो इसलिए सुपर कैबिनेट का दर्जा इसको उस समय लोग मतलब व्यंग के रूप में सुपर कैबिनेट कहते थे, आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल कहते थे। ठीक है, तो वो सारे आरोप थे, यानी कि योजना आयोग ने जो योजनाएं बना दी उसे मंत्रिमंडल मान लेता था, इसलिए आरोप थे ये। किचन कैबिनेट से मत जोड़ो इसको। और कोई भी सर, किचन कैबिनेट का मंत्रिमंडल में फिर रोल क्या होता है? नहीं, किचन कैबिनेट पहले तो कोई ऑफिशियल शब्द नहीं है। ठीक, किचन कैबिनेट वो कुछ 2-4 मंत्री होते हैं जो प्रधानमंत्री के काफी नजदीक होते हैं, और प्रधानमंत्री अनौपचारिक तौर पर कोई भी कार्यक्रम, कोई भी योजना लागू करता है, कोई भी डिस्कशन करता है, अगर वो उन 2-4 मंत्रियों को वरीयता देता है अपने सलाह लेने में, डिस्कशन में, तो उस 2-4 मंत्रियों के समूह को अनऑफिशियली हम किचन कैबिनेट कहते हैं। देखो, एक तो ऑफिशियल तरीका होता है कि प्रधानमंत्री को अगर मान लो सलाह लेनी है किन्हीं मामलों में, प्रधानमंत्री को कोई डिस्कशन करना है किसी रणनीतिक मामलों में, तो कहाँ करेगा डिस्कशन? वो कैबिनेट में करेगा, मंत्रिमंडल में करेगा, ऑफिशियल तो। ठीक है, लेकिन अनऑफिशियली अगर वो 2-4 मंत्रियों को महत्व देते हुए उन मंत्रियों के साथ में डिस्कशन करता है, उन्हीं की बात को मानता है और बाद में फिर बैठक में भी उन्हीं बातों को आगे बढ़ा देता है, तो वो जो 2-4 मंत्रियों का जो समूह, प्रधानमंत्री का विश्वास पात्र लोगों का समूह होता है, उस विश्वास पात्र लोगों के समूह को ही किचन कैबिनेट कह देते हैं। अनऑफिशियल शब्द है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अभी जैसे नरेंद्र मोदी हैं, मान लो ये सारी बातों को अमित शाह और राजनाथ सिंह मान लो और निर्मला सीतारमन, इन 3 लोगों के साथ ही डिस्कस करें अनऑफिशियली, और उसमें जो निर्णय निकल के आए उन्हीं निर्णयों को मंत्रिमंडल में लागू करा दें। ठीक है, तो ये 3 लोगों का समूह क्या कहलाएगा? किचन कैबिनेट कहलाएगा। तो एक अनऑफिशियल चीज है। क्लियर है? हाँ प्रतिभा, तुम बोलो। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे जो संस्था हैं, जैसे कुछ संवैधानिक संस्थाएं, कुछ गैर संवैधानिक हैं, जैसे ये नीति आयोग और ये योजना आयोग है, इसको ऐसे भी बोल रहे हैं कि मतलब गैर संवैधानिक होके भी सुपर कैबिनेट हो रही है ये। तो सर कुछ अलग डिफरेंट महत्व होता है इनमें? जैसे संवैधानिक हो तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और असंवैधानिक है वो कम, मतलब जो गैर संवैधानिक है वो कम महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। पहले ऐसे देखो, एक सिद्धांत के तौर पर ये माना जाता है कि देश हमारा भारत क्या है? लोकतंत्र है, ऐसे माना जाता है। ठीक, लोकतंत्र में ये माना जाता है कि जनता के प्रतिनिधि सर्वोपरि होने चाहिए, यानी सारे महत्वपूर्ण निर्णय जनता के प्रतिनिधि लें, ऐसा लोकतंत्र की भावना होती है। तो ये माना जाता है कि संविधान जनता ने ही बनाया है, जनता के प्रतिनिधियों ने बनाया है, तो संविधान सर्वोच्च है। हम बार बार पढ़ते हैं ना, देश में कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। फिर हम संविधान को सर्वोच्चता किसने प्रदान की है? तो हम ये पढ़ते हैं आम लोगों ने प्रदान किए, जनता ने प्रदान किए। तो 2 चीजों को माना जाता है कि जनता के प्रतिनिधि और संविधान 2 सर्वोच्च है। तो फिर ये माना जाता है कि सारे निर्णय कौन ले? या तो जनता के प्रतिनिधि ले या संविधान ले। तो संवैधानिक संस्थाओं को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी हमारे यहाँ पर देखो, संविधान, संसद और कैबिनेट, तीनों को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये तीनों लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं। लेकिन जो गैर संवैधानिक संस्थाएं ना तो लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई हैं, ना उनका संविधान में उल्लेख है, तो लोग समय समय पर इनकी आलोचना करते रहते हैं। तो नीति आयोग की भी आलोचना है।
और योजना आयोग की भी आलोचना है। तो Yes, sir. आलोचना ऐसे समय समय पर होती रहती है, लेकिन मूल भावना को हम ऐसे समझेंगे कि हम संवैधानिक संस्थाओं को बेहतर क्यों मानते हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों को बेहतर क्यों मानते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि सर्वोच्च होने चाहिए। क्लियर हुआ? हाँ, यस सर, यस सर, यस सर। और सर इसमें एक शब्द और है, जैसे टीम इंडिया। हाँ। आजकल ये बहुत चल रहा है, टीम इंडिया। हर मतलब टीम इंडिया एक इस रोल में भी हो रहा है कि देश को एक इनोवेशन और विकासशील से एक विकसित जो अर्थव्यवस्था है उसकी तरफ। तो सर ये टीम इंडिया वर्ड है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके हिसाब से कर दीजिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस तो किया था कि टीम इंडिया को आप ऐसे समझो कि सब लोग मिलकर के काम करें। देखो, जैसे तुम लोगों को सिलेक्शन लेना है, ठीक है, मुझे तुम्हारा सिलेक्शन कराना है, ठीक है, आखिर तो पढ़ना तुम्हें ही है, लेकिन मैं और सभी तुम लोग मिलकर के मेहनत करें। यानी मैं तो तुम्हें बढ़िया बढ़िया नोट्स उपलब्ध कराऊं, बढ़िया गाइडेंस उपलब्ध कराऊं, तुम लोग मेरे नोट्स को पढ़ो और मेरे गाइडेंस के हिसाब से तुम मेहनत करो उन सब चीजों को, तो हम लोग मिलकर के कहलाएंगे एक टीम इंडिया। और ऐसे जब हम काम करेंगे तो आपको Yes, sir. कि आप समझ रहे हैं बेहतर तरीके Yes, से। sir, yes, sir. यानी मैं अपनी Yes, भूमिका sir. को निभाऊं, तुम लोग अपनी भूमिका को निभाओ, और हम लोग आपस में मिल करके एक साथ एक ऐसी रणनीति बनाएं जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन निकले। तो ये हम सब लोग मिलकर के कहलाएंगे टीम इंडिया। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ सब, बिल्कुल ऐसे ही भारत का सबका विकास भारत के राज्यों और केंद्र सरकार सबके सामूहिक प्रयास से होगा। सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करें, योजनाएं बनाएं, उन योजनाओं को लागू करें, तो वो भारत पूरा कहलाएगा टीम इंडिया। तो टीम इंडिया का मतलब एकजुट होकर के एक ही दिशा में सार्थक प्रयास करना टीम इंडिया की भावना है। ठीक? यस सर। हाँ मुकेश, तुम हाथ खड़ा कर रहे थे, कुछ पूछो। ऑडियो शुरू कर लो अपना ऑडियो। हाँ चलो, अब कर दिया, मैंने कर दिया। मैं ये पूछा था, जैसे आपने अभी सर बताया था कि 87 सदस्य में प्रत्येक स्टेट के मुख्यमंत्री और यूटी के प्रशासक या उपराज्यपाल होंगे। और मुख्यमंत्री अगर वहां है तो जी, अगर मुख्यमंत्री हैं वहां पे तो मुख्यमंत्री। हाँ हाँ, और उसके नीचे ये क्षेत्रीय परिषद बनाई थी, उसमें भी आप बता रहे हैं कि उस स्टेट का मुख्यमंत्री होगा, तो एक मुख्यमंत्री के 2 रोल हो जाएंगे। नहीं, क्षेत्र देखो, वो जो शासी परिषद है, गवर्निंग काउंसिल है, वो तो परमानेंट बॉडी है, वो तो परमानेंट है शासी परिषद। तो आवाज आ रही है मुकेश? आवाज आ रही है? बाकी लोगों को आवाज आ रही है? शासी परिषद में तो सभी मुख्यमंत्री हैं, सभी राज्यों के स्थायी है वो तो, लेकिन आवाज नहीं आ रही मुझे लग रहा है। आवाज गायब हो। हाँ चलो, शासी परिषद तो स्थायी है, लेकिन क्षेत्रीय परिषद तो तब होगी जब मान लो 2 या 4 राज्यों के बीच में कोई विवाद है, तो उन 2 या 4 या 6 राज्यों की मिलाकर के क्षेत्रीय परिषद बना दी जाएगी विशेष परिस्थिति में, किसी समस्या के समाधान के लिए, किसी इशू को सुलझाने के लिए। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही है? चलो, तो कुछ ऑडियो में दिक्कत हो गई होगी। आवाज ही नहीं आ रही। अब आ रही है?